अभी मैं पहला वक्तव्य देने के लिए हमारा साथी परिवेश विज्ञानी सौम्य दत्त जी से आग्रह करूंगा, उनकी बात करें। साथियों जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। और वो सुबह कभी तो आएगी, इस उम्मीद के साथ हम इकट्ठा हो रहे हैं। और कब सामाजिक टिपिंग पॉइंट, सोशल टिपिंग पॉइंट, जैसे क्लाइमेट का टिपिंग पॉइंट होता है, कब आएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन हमारे काम है उस टिपिंग पॉइंट को, उसको एक सहज एटमॉस्फेयर तैयार करना और अपने को तैयारी को उसको आगे ले जाना। मैं जो पर्यावरण का जो संकट आज दुनिया फेस कर रहे हैं, पूरी धरती फेस कर रहे हैं, पूरी मानव सिर्फ नहीं, मैं 2-3 मुद्दे पे संकट का चरित्र क्या है। अच्छा, बिफोर दैट, इज देयर एनीवन हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? There are a few. So, one thing will be helpful. if कोई यदि उनके पास बैठ के कुछ ट्रांसलेट कर दे, और मैं कोशिश करूँगा to mix a little bit of English also when I speak in Hindi. But since most people understand, सभी को हिंदी ज़्यादा समझ आते हैं, तो मैं हिंदी में बोलूँगा। There is a request, जो बाकी लोग जो हिंदी बिल्कुल नहीं समझते हैं, those who don't understand Hindi at all, बगल में कोई थोड़ा सा उनको मदद कर दे, और I use a little bit of English in between, क्योंकि उसके छोड़ के आगे दोनों भाषा में पूरा करने का समय नहीं है। तो पर्यावरण का संकट, the environmental entire ecological crisis जो हम फेस कर रहे हैं दुनिया में, मैं 2-3 चीज़ों में हम फेस कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं, क्या हम जो भारत में बैठा है वह हमारे जैसे गरीब देशों में बैठा है, और द एंटायर वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी सिर्फ यही फेस कर रहे हैं? तो एक अवधारणा है, देयर इज अ क्रिटिकल फैक्ट दैट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी इज फेसिंग दिस, बट इसमें जो एक की प्रिंसिपल है जिसको बोला जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, वो इस पूरी जो जस्टिस का लड़ाई है, क्लाइमेट जस्टिस, इकोलॉजिकल जस्टिस, न्याय का लड़ाई है, जलवायु परिवर्तन का न्याय, पर्यावरण का न्याय, इस लड़ाई का एक की कॉन्सेप्ट है। मतलब भुगत रहे सभी, जिम्मेदार थोड़ा बहुत सब है, लेकिन जिम्मेदारी का मात्रा बहुत अलग है। जो अमीर सोसाइटी है, अमीर देश है, भारत जैसे देश का अमीर वर्ग है, इन सब का जिम्मेदारी इस संकट को पैदा करने में, इस संकट को आगे लेके जाने में, इसका बहुत सारे आंकड़ा है। मैं आंकड़ा में अभी नहीं जा रहा राइट नाउ। यदि किसी को जरूरत है, मेरा हमारे काफ़ी लोगों का, मेरा भी बहुत सारे लिखा हुआ है, कम से कम 60-70 आर्टिकल है, बुक्स, किताब है, सब कुछ है, ये सारे आंकड़ा अवेलेबल है। दूसरा जो बहुत जरूरी पॉइंट, क्या हम इसको सिर्फ एक एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पॉइंट से देखते हैं? मतलब सिर्फ इंसान ही भुगत रहा है, सिर्फ इंसान का ही अधिकार है? ऐसे नहीं है, क्योंकि जो संकट, पर्यावरणीय संकट आज पैदा हुआ है, इसमें धरती में जो 19 लाख प्रजाति डॉक्यूमेंटेड है, 19 लाख अलग अलग प्रजाति, हम दुनिया का 822-24 करोड़ इंसान एक प्रजाति है, होमो सैपियंस। लेकिन दुनिया में जो 19 लाख से ऊपर प्रजाति डॉक्यूमेंटेड है और एक्सपेक्टेड 80 लाख से ऊपर प्रजाति है, इसमें कम से कम 10 लाख प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है। और वो हमारे समाज का, इंसानी समाज का, जिसके बारे में चर्चा प्रफुल्लता भी की, मेधा दीदी ने भी किया है, जो पूंजीवादी एक्सट्रैक्टिव एक्सपेंशनिस्ट कैपिटलिज्म, उसका धक्का में ये जो 10 लाख प्रजाति, और ये मेरा बात नहीं है, प्रफुल्ल सावंतरा की बात नहीं है, पूरी दुनिया में IPBES का जो स्टडी है, एक अंतरराष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज जो है, वो पूरी दुनिया का है, उसका स्टडी में निकलते हैं कि 10 लाख से ऊपर प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है। और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जो किसान है और जो हमारे खाद्य सुरक्षा का जो सवाल है, क्योंकि बाकी सारी ऊर्जा
बाकी सारे संसाधन वेट कर सकते हैं। हमारे खाने वाले चीज और पीने का पानी और हवा, ये तीन चीज वेट नहीं कर सकते। इसके बिना हमारे बाकी सारे सिस्टम कोलैप्स करते हैं। और मैं इसमें एक खाली जिक्र करना चाहूँगा, ये पहला बार नहीं हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के चलते कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का ध्वंस पहले हो चुका है। सबसे बड़ा, सबसे नजदीकी उदाहरण है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। उसको नेचुरल कॉज था क्लाइमेट चेंज का। करीब 4200 साल पहले मानसून का ईस्टवर्ड शिफ्ट शुरू हुआ था। वो कंप्लीटली प्राकृतिक कारण में था, जो 3 नेचुरल साइकिल है धरती और सूरज का, जिसको मिलनकोविच साइकिल बोला जाता है। इस तीनों साइकिल का चलते हर 1 लाख साल में परिवर्तन होता है। तो उसका लास्ट फेज में करीब 4200 साल पहले जब मानसून पूर्व में शिफ्ट करना शुरू किया था, पानी के अभाव में, सरप्लस फूड के अभाव में, सरप्लस फूड नहीं होने से कोई भी सभ्यता, नागरिक सभ्यता नहीं हो सकते। तो उसके कोलैप्स के चलते हड़प्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स किया था। बट दैट वाज एंटायरली नेचुरल कॉज ड्रिवन क्लाइमेट चेंज। आज उसको लगभग 120 गुना तेजी से इन टाइम फ्रेम हमने उससे ज्यादा परिवर्तन कर चुके हैं। और जब मैं बोल रहा हूं हमने, ये आम जनता ने नहीं की। जिन्होंने खेती करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सड़क में बेचते हैं, छोटे धंधा करते हैं, इनको योगदान प्रकृति का जो मार्जिन है, हम बोलते हैं एवरी इकोसिस्टम, एवरी अर्थ सिस्टम। धरती में 9 अर्थ सिस्टम का खोज विज्ञानी ने किया है। और ये जो 9 अर्थ सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड। इस 9 अर्थ सिस्टम का अपना अपना रेजिलियंस है। मतलब वो ऐसे नहीं है थोड़ा कुछ आप कर लीजिए वो खराब हो जाए। हर एक को एक रेजिलियंस है। हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम्स। साइंस का भाषा में कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव अर्थ सिस्टम, मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स है, जुड़ा हुआ है। ये अपने को एडाप्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। और हर एक को एक रीजेनरेटिव कैपेसिटी। जब हमने पहले सोचा था इंसान इतना बड़ा धरती को क्या करना, लेकिन जब इंसान का, मैं लोभ के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो तंत्र है, मुझे बात अनएंडिंग ग्रोथ, डेवलपमेंटलिज्म, नॉट डेवलपमेंट, डेवलपमेंटलिज्म एज ए रिलीजियन, ग्रोथ एज ए रिलीजियन, इकोनॉमिक ग्रोथ एज ए रिलीजियन, जब इसको पूरी दुनिया में कॉन्सेंसस क्रिएट किया गया। और ये भी मैंने जिक्र करना चाहूंगा, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं था। ये शुरुआत, आप यदि कंजम्पशन ग्राफ देखेंगे, धरती का कंजम्पशन ग्राफ, और इसके साथ मैं ये भी जिक्र करूंगा, इसके साथ सीधा जो यूरोपियन अमेरिकन ग्रुप्स बोलते हैं, भारत में भी बहुत सारे एकेडमिक्स यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा है इसीलिए प्रदूषण बढ़ा है, इसीलिए धरती का सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। ये बिल्कुल झूठ है। ये आंकड़ा है, धरती का पॉपुलेशन पिछले 125 साल में, हम 2025 में खड़ा है, 1900 से 4 गुना बढ़ा है, 5 गुना बढ़ा है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। धरती का एनर्जी कंजम्पशन 24 गुना बढ़ा है। धरती का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो एक्सट्रैक्शन, निर्माण सामग्री, वो 37 गुना, 37 टाइम्स बढ़ा है। तो ये पॉपुलेशन के लिए नहीं है, ये बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, और जगह, हाईवेज, सुपर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ये जो एक ग्रोथ एज ए रिलीजियन, कोट अनकोट डेवलपमेंटलिज्म, इन स्पाइट ऑफ एवरी कंस्ट्रेंट, हमें ये डेवलपमेंट चाहिए, हाईवेज चाहिए, हिमालय पहाड़ में हमें 4 लेन एक्सप्रेसवेज चाहिए, जो संभव नहीं है। ये जो कल्चर हमने दुनिया में अडॉप्ट किया, एंड दिस स्टार्टेड ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। आप पूरी कंजम्पशन ग्राफ देखिए, दुनिया में 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसको मिलेगा। अराउंड 1900 एक मिलेगा, जो हमारा ग्रोथ सडनली बढ़ गया, एंड अराउंड 1950s, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये ग्राफ मैसिव, बहुत तेजी से बढ़ा। और इसके साथ धरती में, मानव समाज में, धरती मानव समाज से काफी बड़ा है, मानव समाज में मुझे बात एज ए रिलीजियन, ग्रोथ
एज ए रिलीजियन, इसको बढ़ाने के लिए जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, विश्व बैंक, IMF, शुरुआत से उनको ये काम था कि इस सोच को बढ़ाइए, कंजम्पशन को बढ़ाइए, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, प्रॉफिट, इस साइकिल को, नेवर एंडिंग साइकिल को आप इम्पेटस दीजिए, इंजन बनिए। और एग्जैक्टली वही हुआ। उस टाइम से धरती का, मानव समाज का कंजम्पशन, मानव समाज का प्रकृति का डिस्ट्रक्शन एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ा है। इसका सारे का ग्राफ है। पिछले 2000 साल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ, पिछले 100 साल का इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको ऑल रिकॉर्ड्स का जो रेट ऑफ ग्रोथ, ये तोड़ चुका है। तो इसके कीमत आज चुका रहा है और चुकाएगा नॉट ओनली द लोअर इकोनॉमिक क्लासेस, द लोअर एम्पावर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल जो इंसान है, सिर्फ उनको कीमत चुकाने नहीं पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं इस साल 2023 में भी आप देखे हैं पूरी हिमालय क्षेत्र में एक के बाद तबाही किस किस्म के हो रहे हैं। सब हिमालयन स्टेट्स, पंजाब, राजस्थान आप देख लीजिए, बाढ़ का चपेट में कितना नुकसान हो रहा है। और इस बार अनप्रेसिडेंटेड, आप सब जानते हैं जो हिमालय का जो मेन रेंज है, हिमालय 4 रेंजेस है, शिवालिक से शुरू करके ट्रांस हिमालय। तो हिमालय का जो मेन रेंज है, जिसका एवरेज हाइट 17,500 के आसपास है फीट में, उसको इस बार मानसून क्रॉस कर चुका है। ग्लोबल वार्मिंग का जितना असर, मानसून हिमालय, मेन हिमालय क्रॉस करके लद्दाख एंड तिब्बत में, तिब्बतन प्लेटो में मानसून घुस चुका है। और इसका असर वहाँ का ट्रेडिशनल हाउसिंग, वहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स में मैसिव इंपैक्ट पड़ रहा है। आप यदि कभी देखे होंगे, लद्दाख में अनबेक मड ब्रिक से घर बनता था, कच्चा मिट्टी का ईंट से बनता था। आज से नहीं, पिछले 1000 साल से, क्योंकि एक किस्म का वेदर था, एक किस्म का क्लाइमेट था। आज वो टूट चुका है। जहाँ मैसिव स्केल में पेड़ पौधा काटा है, वहाँ बारिश बढ़ चुका है। मतलब हमारा ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, जो पेड़ पौधा होगा तो बारिश ज्यादा होगा, पेड़ पौधा कम होगा तो बारिश कम होगा, दिस हैज गॉट टर्न्ड ओवर इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो इसके सामने खड़ा होकर आई विल कम डाउन टू व्हाट वी मस्ट डू, नॉट ओनली वी कैन डू, व्हाट वी मस्ट। एक चीज हमें ये डिमांड करना तो हम सभी ने कर ही रहे हैं, जे जिनके पास नहीं है। समाजवाद का एक मेजर फोकस है पूरी दुनिया का इकोलॉजिकल, इको सोशियलिज्म। आप जानते हैं जो सोवियत रशिया में, जो सोवियत यूनियन में जो समाजवाद था, उसमें इकोलॉजिकल कंसर्न इतना क्लियर कभी नहीं। तो जिसके कारण इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन वहां से भी हुआ है, उससे ज्यादा तेजी से कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से हुआ है। लेकिन बाद में जब ये दोनों सोशलिज्म एंड इकोलॉजिकल कंसर्न, इको सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, आज के दिन में वो हमारा एक दिशा निर्देश करता है। जबकि लोअर जो नीचे है, नीचे का तबके का जो लोग हैं, उनको आज इतना नहीं है जो उनके पास सस्टेनेबिलिटी का एक बेसिक आधार हो। उनको खाने पीने का, शिक्षा का, हेल्थ का, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन का आधार का वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। एज सोसाइटी, एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव दैट अकाउंटेबिलिटी। लेकिन साथ साथ आज के दिन में आप ये अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो हाई कंजम्पशन सोसाइटीज है, not only the high consumption countries but also the high consumption societies in our countries, भारत, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, कहीं भी जाइए, इंडोनेशिया, एक सेक्शन आज यूरोप से ज्यादा लेवल पर, आप सब जानते हैं, कंजम्पशन कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो विदाउट हैविंग अ कंप्लीट डिमांड एंड एन एक्शन प्लान टू कट डाउन देयर कंजम्पशन, क्योंकि धरती का लिमिटेड कैपेसिटी इंसानों ने 1971 में क्रॉस कर चुका है। The whole world has a finite ecological regeneration capacity, जिसको हमने ग्लोबल हेक्टर में मापते हैं, और उसका रफली 12.94 ग्लोबल बिलियन ग्लोबल हेक्टर्स। ये कैपेसिटी हमने 1971-72 में क्रॉस कर चुके हैं। आज पूरी धरती का समाज का, मानव समाज, कंजम्पशन धरती का टोटल ग्लोबल इकोलॉजिकल कैपेसिटी से 1.8 गुना है। तो दिस कैनॉट कंटिन्यू। प्लेन एंड सिंपल, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन वेल्थ
absolute increase in consumption, extraction cannot continue without destroying the entire ecosystem of the earth. All the 9 earth system and जो लास्ट प्लैनेटरी बाउंड्री स्टडीज के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे। 2009 में पहले ग्लोबल प्लैनेटरी बाउंड्रीज का स्टडीज जो आया था, 9 में एक भी प्लैनेटरी बाउंड्रीज नहीं टूटा था। लास्ट जो स्टडी 2023 में आया है, उसमें 9 बाउंड्रीज में 6 बाउंड्री हैज गॉन बियॉन्ड द सेफ ऑपरेटिंग लिमिट्स। मतलब धरती जहां तक सेफ्टी के अंदर धरती का सिस्टम काम करती है, 9 में से 6 सिस्टम इसको टूट चुका है, जिसमें नोवेल मटेरियल्स है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, फ्रेश वाटर सिस्टम्स है। ऐसे 6 सिस्टम्स हैव गॉन बियॉन्ड द सेफ ऑपरेटिंग लिमिट ऑफ द अर्थ। तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसका सबसे ज्यादा असर ऐसे नहीं है कि कोई अमीर सोसाइटी का असर नहीं पड़ रहा है, बट सबसे ज्यादा असर जो पड़ रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन के ऊपर जिनको जीवन और आजीविका चलते हैं, वो किसान हो, वो मजदूर हो, गर्मी में काम करने के लिए जो निर्माण मजदूर उसमें काम करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर काम करते हैं। जब आपको मौसम विभाग बोलते हैं 42 डिग्री टेम्परेचर, तब हमने सैटेलाइट डेटा देखा, वहां का लैंड सरफेस टेम्परेचर 61 डिग्री है। तो जो व्यक्ति वो 60-61 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सड़क का ऊपर रिक्शा चला रहा है, बा कहीं मंडी में मजदूरी कर रहा है, पीछे 50 किलो का बोरी लेके, बा उसमें बैठ के अपना वेंडिंग कर रहा है, उसके शरीर पे, उसका स्वास्थ्य पे, उसका लॉन्जिविटी पे क्या असर पड़ रहा है, ये कोई भी डॉक्टर आज समझ सकता है, कोई भी मेडिकली सिंपल एक अवेयर व्यक्ति समझ सकता है। तो आज स्थिति यहाँ पहुंचा है, लेकिन मैंने छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि 2 और दिन में मैं इंडिकेट किया, ये सिर्फ पूरी धरती का निचले करीब 50% लोग, सिर्फ उनको ऊपर सबसे असर नहीं पड़ रहा। जो 19 लाख प्रजाति जिसको इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आज के दिन में विलुप्ति का रेट, द बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन रेट, जो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन रेट नेचुरल था, उससे 125 गुना ज्यादा है। मतलब यदि 1000 साल में एक प्रजाति विलुप्त होता था और एक नया प्रजाति आता था, आज उससे 125 गुना तेजी से प्रजाति विलुप्त होते जा रहा है। और सिर्फ प्रजाति नहीं, हर एक प्रजाति के अंदर जो एबंडेंस है कितनी है, और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है कीट पतंग, इंसेक्ट्स का। और हम सब जानते हैं हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब के लिए इंसेक्ट्स आर द प्राइमरी पॉलिनेटर। तो हमारे फूड सिस्टम एक बहुत बड़ा खतरे को, पूरी धरती का जो फूड सिस्टम एक बहुत बड़ा खतरा को सामना कर रहा है। तीसरा जिसके ऊपर ये असर पड़ते हैं, जो इनजस्टिस और इनइक्विटी का बात चल रहा है, दिस इज नॉट ओनली इंटर क्लास एंड इंटर कास्ट एंड इंटर रेशियल इनइक्विटी, दिस इज ऑल्सो एन इंटर स्पीसीज इनइक्वालिटी यानी इनजस्टिस। हमारे प्रजाति का एक सेक्शन सिर्फ हमारे गरीबों को नहीं, बाकी प्रजाति के ऊपर एक भयंकर अन्याय कर रहे हैं, उनको विलुप्ति के कगार पर धकेल रहा है। तीसरी, आने वाले पीढ़ियों के ऊपर ये भयंकर इनजस्टिस एंड इनइक्विटी है, क्योंकि ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, इसका विज्ञान बहुत साफ है, जो ये तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 4 दशक में हमने देखा द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, द रेट ऑफ वार्मिंग, द रेट ऑफ चेंज इन द अर्थ सिस्टम, उनको रेट भी बढ़ते जा रहा है। द रेट ऑफ सी लेवल राइज, जो 20 साल पहले 2 मिलीमीटर प्रति साल था, आज 4 मिलीमीटर प्रति साल है। आने वाले 20 साल में ये 7 से 8 मिलीमीटर में जाएगा। मतलब धरती को चेंज हो रहा है, लेकिन इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन का रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बढ़ते जा रहा है। तो दिस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस सिचुएशन, दिस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस इनजस्टिस एंड इनइक्विटी, इंटर क्लास एंड कास्ट, इंटर स्पीसीज एंड इंटर जेनरेशनल इनइक्विटी। सो आज के दिन में सिर्फ गरीबों को हक मांगना, सिर्फ बच्चे को हक मांगना, महिला को हक मांगना, ये तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन आज के दिन ये सफिशिएंट नहीं है। दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट अनलेस हम अमीरों को, सोसाइटी को कंजम्पशन,
अमीर को रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन और अमीर सोसाइटी को कंट्रोल करने का उनको कंजम्पशन, डिस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, यदि हमें इसको मेजर नहीं ले पाएंगे ग्लोबली, और ये कोई एक राष्ट्र, एक देश का लोग नहीं ले सकते हैं, एक मूवमेंट नहीं ले सकते। दुनिया में काफी सारे कलेक्टिव बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। आप जानते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम एक प्लेटफॉर्म देते हैं, लेकिन वॉर ऑन वांट एक ग्लोबल मूवमेंट है। डिमांड क्लाइमेट जस्टिस एक ग्लोबल मूवमेंट है। क्लाइमेट जस्टिस नाउ एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। दुनिया में ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है जो आज ये समझ चुके हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ इसको बोल के probably time I'll end it with that. आज के दिन में सिर्फ गरीबों को, बच्चे को, महिलाओं को, दलितों को, माइनॉरिटीज को, रेशियल माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, सबका हक मांगना तो एसेंशियल है, हम करते भी आ रहे हैं। लेकिन अगेन दिस इज नॉट सफिशिएंट। वी मस्ट इवॉल्व ग्लोबल मैकेनिज्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव, जो आज के दिन में इस धरती का डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन का जो रूट कॉज है, वहां जाके हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ कंजम्पशन, एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज, एक्सपेंशन ऑफ डिलीवरीज, इससे आप धरती का डिस्ट्रक्शन रोक नहीं सकते। तो आई विल एंड बाय सेइंग दिस, आज हाई टाइम है हम किसी भी फोरम से और बड़ा, not only within India, not only within a state or a country, but दुनिया भर में जो जनता का आवाज है, जो सिविल सोसाइटी व आंदोलनों का जो आवाज है, उसको एक साथ अपना अपना डिफरेंसेस होगा। हमने अभी देख के आया, लद्दाख में थे हम उस दिन, वहाँ का मूवमेंट के साथ थे, उसके पहले और एक राज्य में मूवमेंट के साथ थे, राजस्थान में। मूवमेंट्स में भी अलग अलग डिफरेंस, थोड़ा परसेप्शन होता है, उसको अपना अंदर रख के हमें लार्जर जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के खिलाफ धरती का इकोसिस्टम को बचाना सारे धरती के लिए, सारे धरती का जीवन के लिए जरूरी है। और नॉट ओनली दैट, पर्टिकुलरली ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो नेचुरल रिसोर्सेस का नेचर, जिसको मदर नेचर, प्रकृति माँ बोला जाता है, उनको आधार मान के पूरी धरती को कंजम्पशन, हमें धरती का कैपेसिटी, रीजेनरेटिव कैपेसिटी का अंदर लाना है। और साथ साथ इसको हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट का आज के दिन में एक ही तरीका बच गया, इट हैज टू बी अ रीडिस्ट्रीब्यूटिव डेवलपमेंट। जो ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं उनसे बंद करना पड़ेगा। एक्सेस कैपेसिटी जितना भी निकलेगा उसको हमें, जिनको नहीं है, जिनको जरूरत है, उनको करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट ग्रोथ बेस्ड डेवलपमेंट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, so we'll have to go for redistributive development, and all the rich high consumption societies has to be brought into that fold by the force of global humanity. Thank you. शबीर जी को फिर और एक ताली ज़्यादा हमसे तो बेहतर ढंग से, मुझे लगता है हम सभी लोगों को, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का विज्ञान समझ नहीं है, फिर भी उनकी बातों में साधारण नागरिकों के लिए अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि हुआ। उनका जो बोलना कारण बताया, आज का जो विकास का जो ढांचा है और विकास का जो लक्ष्य है, प्रॉफिट ओवर द पीपल, प्रॉफिट सबसे प्रायोरिटी है, प्रमुखता है। प्रॉफिट कौन करता है, किसके लिए? ये पूंजीवादी के, पूंजीपति के लिए, और इसको मूल्य देना पड़ता है, वो है आम आदमी, और उसका नतीजा है क्लाइमेट चेंज। तो उनका भी सॉल्यूशन जो उन्होंने बताया हमको कि सॉल्यूशन है जो एक्सट्रीम कंजप्शन होता है, डेवलपमेंट के नाम पर जितने भी ओवर प्रोडक्शन होता है, अभी भी अनवांटेड नीड्स होता है, अनवांटेड नीड्स जिसको जरूरत नहीं है ज्यादा,
किसके बच्चे के लिए जो धनिक श्रेणी है, बच्चे के लिए 5 ड्रेस के लिए 50 ड्रेस बांधते हैं, 2 चप्पल से 50 चप्पल खरीदते हैं। जिसके पास ही गाड़ी की जरूरत है, उनके पैसा है तो 10 गाड़ी भी चलाते हैं। तो इसकी जो जरूरत है, प्राकृतिक संसाधन खत्म किया जाता है। एक 20% के जो ओवर कंजप्शन, उनके जो लालच है, उनके हमको जो लग्जरी है, वो लाइफ बहुत जिम्मेदार है। ये विकसित देश हो और विकसित समाज हो या धनिक श्रेणी हो हमारे देश में, ये जिम्मेदार है। अगर हमारे समाजवादी के लिए क्या अभी जिम्मेदार है, हम ये ढांचा को, विकास को हमको न करना है। और मुझे लगता है कि हमको याद करना होगा डॉक्टर लोहिया के जो स्लोगन था, खर्च ऊपर, जो खर्च होता है उनके ऊपर पाबंदी लगाओ। कई रेखा कांड कितने खर्च कर सकता है धनिक एक व्यक्ति, मैक्सिमम उनका खर्च क्या होना जरूरी है। और उसके साथ साथ मूल्य के ऊपर खर्च करना और आय के ऊपर ये भी पाबंदी जरूरी है आज के दिन में। वही मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया के जो विचार अर्थनीति के साथ कैसे लोगों को न्याय दिया जाएगा, मुझे लगता है हमको याद करना जरूरी है। और समय जी का जो हमारे उनका जो कॉल है, उनका जो हमारे जो क्या हमको ये हमको बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि जो एक्सट्रीम है, जो सफर है, जो आम आदमी है, उनके जो जस्टिस के लिए, उनके मिनिमम नीड्स के लिए, और जो क्लाइमेट चेंज का जो असर पड़ता है वही आम आदमी के लिए, तो उनको जस्टिस के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम ये जो अर्थव्यवस्था जिसकी जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज के लिए, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और एक विकास के लिए हम जाएंगे। धन्यवाद।